तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउ ने सक्सेसफुली वहाँ पे हुआंग यू को मार दिया था और मास्टर जियांग वहाँ पे आके हाउ को बचा भी लेते हैं और उसे किसी भी पनिशमेंट का सामना करना नहीं पड़ता है। साथ ही में हाउ ने वहाँ पे ब्लैक स्मिथ की टेक्निक्स को भी सीख लिया था ग्रैंडपा की वजह से, इसलिए अब वो वेपन को भी रिफाइन कर सकता था। अब हाउ इसके बाद वहाँ से भागते हुए सीधा सीधा केन के पास जाता है उसे मिलने के लिए। तो फिर केन काफी ज्यादा हैरान था कि हाउ ने इतनी जल्दी ही बस एक ट्रिप में जाके सेंट मार्शल रियलम को अचीव कर लिया है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जितना पकड़ने की कोशिश करता हूँ तुम उतना ही ऊंचा कूदते जाते हो। इसके बाद केन अपने पास एक ट्रेजर मैप बाहर निकालता है जिसको वो अपने क्लैन से चुरा के लाया था उसे छोड़ने से पहले, और वो हाउ को देते हुए कहता है कि तुम इसका फायदा उठाओ, कुछ ही टाइम में वहाँ पे रियून ओपन होने वाली है तो फिर तुम वहाँ पे जाके उन ट्रेजर्स को ले सकते हो। मेरे स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे जाना सिर्फ मौत को दावत देने जैसा होगा। वो अभी लेने से मना कर रहा था तो फिर केन उससे कहता है कि इसे रीपे समझ लो जो तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। अब इसके बाद हम लोग टाई युआन पीक को देखते हैं जहाँ पे मास्टर जियांग हाउ से कहते हैं कि तुम एडवेंचर के लिए सिल्वर सी डेजर्ट जाना चाहते हो। हाउ आगे से बताता है कि वो अभी भी ताकतवर चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है जिससे वो ताकतवर बन सकेगा। मास्टर जियांग हाउ के बॉल से उस चिकन के पिछवाड़े को उठा लेते हैं और फिफेन से कहते हैं कि इसे बताओ कि वो जगह बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। तो फिर फिफेन उसे बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि सिल्वर सी डेजर्ट इमॉर्टल बनने का रास्ता है जहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि सिल्वर सी डेजर्ट असल में मरे हुए लोगों की भूल भुलैया है। जो भी ताकतवर लोग वहाँ पे जाते हैं उनमें से 10 में से 9 मारे ही जाते हैं। अगर तुम्हें ट्रेजर के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम वहीं पे मारे जाओगे। और मास्टर जियांग रिवॉर्ड के तौर पे फीफन को हाउ का चिकन बट दे देते हैं। हाउ आगे से उन्हें मैप दिखाते हुए कहता है कि लेकिन मेरे पास तो खजाने का नक्शा है, लेकिन वो लोग नक्शे को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं और उससे कह देते हैं कि ये नक्शा ही तो है, क्या उखाड़ लोगे। लेकिन मास्टर जियांग फिर भी हाउ को जाने देते हैं और उससे कह देते हैं कि तुम खतरनाक जगह पे जा रहे हो एक्सपीरियंस के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और वो हाउ से कहते हैं कि मैं तुम्हें टाई युआन पीक की अल्टीमेट स्किल देखने वाला हूँ, जल्दी से देखो। जिसके बाद वो अपनी तेल में सनी हुई उंगली टेबल के ऊपर रखते हैं। हाउ उनसे कहता है कि हाथ तो साफ कर लीजिए, घिन आ रही है, देखिए तेल कैसे बह रहा है टेबल के ऊपर। हाउ हमें बताता है कि हर एक पीक के पास उनकी अल्टीमेट स्किल होती है, जैसे कि मिस्टिक शॉर्ट सेक्ट के पास मिस्टिकल शॉर्ट पीक है, उसी तरीके से दूसरे सेक्ट के पास फ्लाइंग स्टार पीक है और किसी के पास द ब्राइट मून पीक है। शायद से टाई युआन पीक के पास भी उनकी कोई स्पेशल टेक्निक होगी जो कि अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि बाहर के लोग ऐसा कहते हैं कि टियान युआन पीक के पास कोई भी अल्टीमेट स्किल नहीं है। इसके बाद मास्टर जियांग वहाँ पे अपनी उंगली को गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं तो हाउ अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद से यहाँ की अल्टीमेट स्किल काफी ज्यादा खतरनाक होगी, इसीलिए मास्टर ने अभी तक किसी को दिखाया नहीं है। अब इसके बाद मास्टर जियांग वहाँ पे तेल से एक गोला बना देते हैं और हाउ उनसे कहता है कि जल्दी से शुरू करिए। तो मास्टर जियांग उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हाउ उस तेल के गोले को अच्छे से देखता है और आगे से हैरान होकर कहता है कि ये आम सा चक्कर ही तो है, इसमें क्या खास बात है। इस पे फीफन भी आगे से कहता है कि हाउले तो पूरी तरीके से कचरा निकला। मास्टर आगे से कहते हैं कि मुझे भी शर्म आ रही है। मास्टर जियांग हाउ से कहते हैं कि साला ये मेरी मास्टरपीस है, मास्टरपीस, टाई युआन पीक की अल्टीमेट स्किल टाई युआन सनहुआ। इसके बाद मास्टर जियांग हाउ से कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं भी जाना है जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि तुम्हें पहले इस चीज को मेरे लिए सुलझाना पड़ेगा कि ये चीज कहना क्या चाहती है। इसको अचीव करने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। हाउ आगे से कहता है कि साला ये बीज ही तो है, इसमें क्या बात है। लेकिन इसके बावजूद 3 दिन बीत जाते हैं और हाउ यहाँ से हिलता नहीं है। बेचारे के ऊपर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था, लेकिन हाउ को घंटा को समझ में नहीं आया था कि साला ये कहना क्या चाहता है। लेकिन कुछ ही देर में हाउ को समझ में आ जाता है कि ये सर्कल उसे क्या कहना चाहता है। दरअसल टाई युआन सनहुआ कोई स्पेसिफिक मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं है। दरअसल टाई युआन सनहुआ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी चीज को बनाने का। दुनिया की सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कई सारे बदलाव इनमें किए जा सकते हैं। अगर तुम इन्हें समझ सकते हो तो फिर दुनिया के अंदर तुम किसी भी चीज को मेडिटेट कर सकते हो। अब इसी तरीके से हाउ यहाँ पे मीडिएट एग्जीक्यूट साइट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सकता है टाई युआन सनहुआ के साथ, इसीलिए हाउ वहाँ पे शुरुआत सबसे पहले उस बीन के साथ करता है। इसके बाद अगला सीन 2 दिनों के बाद का होता है और फिर मास्टर जियांग को बाहर बुलाता है तो वो लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जो बीज वो लोग वहाँ पे छोड़ गए थे हाउ ने उसे उगा उगा के फूल के अंदर बदल दिया था। मास्टर जियांग आगे से कहते हैं कि इस लेवल की एलाइटमेंट हम दोनों से ही काफी ज्यादा है, वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझता है। मास्टर जियांग उसे पूछते हैं कि वो कहाँ पे गया है तो फिफेन उसे बताता है कि वो पहले ही सिल्वर सी डेजर्ट के लिए निकल चुका है। तो वो दोनों आगे से कह देते हैं कि कोई बात नहीं है, उसने पहले ही टास्क को पूरा कर लिया है तो फिर मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग हाउ को देखते हैं जो सनहुआ के बारे में और भी ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो अपने ऊपर से कोई भी लीथल इंजरी को आराम से ऑटोमेटिकली हील कर सकता है। इसके बाद हाउ टियान युआन के बारे में सोचते हुए कहता है कि बस अब यही बचा है जिससे मुझे बदला लेना है। उसी टाइम पे हाउ के ऊपर कोई तीर से अटैक करता है तो हाउ उसे डॉज करता है और पूछता है कौन है वहाँ पे।
हाओ को पता चलता है कि उसके ऊपर अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसी के लू क्लैन वाले हैं। वो लोग हाओ से कहते हैं कि तुम तो यहाँ से भाग रहे थे, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वापस भी आ जाओगे। वैसे क्लैन लीडर ने हमें ऑर्डर दिया है तुम्हें पकड़ के लाने के लिए। हाओ में बताता है कि ये शाओलिन का दोस्त हुआ करता था जो उसे काफी ज्यादा पहले परेशान किया करता था। वैसे इसका नाम लियांग है और इसकी कल्टीवेशन की कंडेंसेशन की 5th स्टेज है। ये बढ़वा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसे इस बात के ऊपर यकीन था कि कम से कम यहाँ पे इसके साथ कई सारे ट्रू की रियलम के एक्सपर्ट हैं। इसीलिए ये हाओ के ऊपर अटैक कर देता है तो हाओ उससे कहता है कि सही टाइम पे आए हो। इसके बाद वो पलक झपकते ही लियांग के बगल से होके गुजर जाता है बिजली की रफ्तार से। और जब लियांग पीछे मुड़ के देखता है तो बस पीछे से आवाज ही आ रहे थे कि ये डोमेन ऑफ गैंग की है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब तक हाओ ने जितने वहाँ पे एक्सपर्ट थे उन सभी को ढेर कर दिया था। इसको देख के लियांग की फटके 4 होने लगती है और वो मन के अंदर सोचती है कि ये सभी 3rd लेवल के एक्सपर्ट थे, इतनी जल्दी ढेर कैसे हो गए। और किसी ने यहाँ पे गैंगी की डोमेन के बारे में कहा था जिसका इस्तेमाल सिर्फ सिंड मार्शल रियलम के कल्टीवेटर्स ही कर सकते हैं। अब वो वहाँ से बच के भाग ही रहा था कि उसी टाइम पे हाओ उसके पीछे आ जाता है और उससे कह देता है कि तुम तो यहाँ पे शाओलिन का बदला लेने के लिए आए थे ना, क्या हुआ बदला नहीं लोगे? और वो लियांग से कहता है कि चलो हम लोग एक साथ टियान्युन से मिल के आते हैं, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। फिर हम लोग लू मेंशन को देखते हैं, मस्त मौज कर रहा था और मन के अंदर सोचता है कि अब तक तो हाओ को मर जाना चाहिए, उसके इलाके के बारे में हमें पता चल चुका है। उसी टाइम पे लियांग घर की दीवारों को तोड़ते हुए उसके पास आके गिरता है जो बेशक मर चुका था। वहीं पे वो औरत डर के मारे तुरंत बेहोशी हो जाती है और टियान्युन मन के अंदर सोचती है कि ये तो हाओ को पकड़ने के लिए गया था, ये मारा कैसे गया। उसी टाइम पे वहाँ पे हाओ आता है जो कि उसे कहता है और बुढ़ाओ का हाल चाल है। इसके बाद वो बैठ के बड़े आराम से वहाँ पे चाय बनाने लगता है और उससे कहता है तुम तो सीनियर हो ना, तुम क्यों चाहते हो कि मैं मारे जाऊं। वहीं पे टियान्युन भागते हुए उन सभी एक्सपर्ट्स के साथ जाता है जो कि ट्रू की रियलम के एक्सपर्ट है। लेकिन जब वो बाहर झांकता है तो वो सभी पहले ही मारे जा चुके थे, जिससे टियान्युन को समझ में आ जाता है कि हाओ पहले ही सेंट मार्शल रियलम पे पहुंच चुका है। टियान्युन वहाँ पे अपनी पावर को अनलिस्ट करता है लेकिन हाओ वहाँ पे अपनी गैंगी का इस्तेमाल करता है, जिससे टियान्युन अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। और वो उससे कहता है कि ऐसे पावर रिलीज करने से मेरे खिलाफ कोई भी फायदा नहीं है, तो मेरे खिलाफ हमेशा रूथलेस रहे हो और हमेशा प्लॉटिंग करते आए हो। कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा जहाँ पे मैं तुम्हारी बजा रहा हूँगा और तुम नाच रहे होगे। टियान्युन यहाँ पे हाओ से कहता है कि अगर तुम मुझे मार देते हो तो फिर ये मत सोचना कि तुम बच निकलोगे, सॉन्ग से तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाओ से कहता है कि चिंता काहे करते हो, तुम्हारे बाद उसी का नंबर है। वैसे तुम मेरे सीनियर हो फैमिली के अंदर, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करता, इसीलिए वाइन के जगह पे ये चाय पी लो मरने से पहले। इसके बाद वो टियान्युन के मुंह को पकड़ता है और उसके सीने के अंदर शॉट घुसा के उसकी गर्दन को काट देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को उसी के मेंशन की चोटी के ऊपर लटका देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि टियानकुई सिटी के अंदर अब कोई भी लू फैमिली नहीं रही। इसके बाद अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है और हम लोग हाओ को 6 सेक्ट सिटी के अंदर देखते हैं। हाओ इसी से होके गुजर ही रहा था कि उसी टाइम पे कोई बंदा उसे धक्का देता है और उसे कहता है कि हटो, और उसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए थे जो उसे भागने नहीं देना चाहते थे। इसके बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे कह देते हैं कि तुम्हारा जुआन जियान सेक्ट हमारे बाइसेंग सेक्ट से कुछ चीज चुराने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। ये हाओ के सेक्ट का ही बंदा था जो कि बाइसेंग सेक्ट के बंदे से कहता है कि वो चीज ऑक्शन के अंदर थी, मैंने उसे जीता था, तुम उसे चुरा रहे हो मुझसे। हालांकि वो बंदा उससे कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा सेक्ट हमारे सेक्ट के खिलाफ कभी भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। उसी टाइम पे हाओ वहाँ पे आता है जो कि उसके मुंह के ऊपर खींच के घूसा मारता है और वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वो बंदा हाओ से कहता है कि मेरे मामले में टांग उछलने की हिम्मत कैसे हुई, जिसपे हाओ से कहता है कि मेरे सेक्ट के लोगों के ऊपर हाथ उठाओगे तो फिर क्या मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। जिसपे ये बंदा आगे से कहता है कि यहाँ पे 4 मेजर सेक्ट है जिनके अंदर से मैं तुम्हारे सेक्ट को कचड़ा समझता हूँ। जुआन जियान सेक्ट के सभी डिसाइपल यहाँ पे नीचे श्रेणी में आते हैं। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि हिल क्यों नहीं रहे हो, तो वो आगे से बताते हैं कि इसने यहाँ पे अपनी गैंगी का इस्तेमाल किया है, ये साला मास्टर ऑफ दी सेंट मार्शल रियलम है। जिससे वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और हाउ से कहता है कि तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से मैं यहाँ पे शक्तिशाली हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ तो ये सारा मामला मुझसे ही रहेगा। वो बंदा हाउ से पूछता है कि क्या चाहिए, तो हाउ उसके मुंह को पकड़ता है और उसे उठा के पटकते हुए कहता है कि बस यही, आगे से हमारे सेट को हल्के में मत लेना। अब इसके बाद वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं ये कहते हुए कि तुमसे तो हमारा सेट ही निपट लेगा। अब इसके बाद वो बंदा हाउ को वहाँ पे शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए और उसे आगाह भी करता है कि इस सिटी के अंदर थोड़ा सा लो प्रोफाइल ही रहना, यहाँ पे बाकी सभी मेजर सेक्ट वाले आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होंगे और वो हम जैसे कमजोर डिसाइपल्स को यहाँ पे पीटते हैं, इसीलिए आगे से सावधान रहना। हाउ मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे शायद से और भी कई सारे डिसाइपल्स सिर्फ रैली के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये जर्नी थी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। अब इसके बाद हाउ वहाँ पे
घूम रहा था ताकि वो अपनी जर्नी को आसान बना सके कुछ सामान खरीदने के लिए। उसी टाइम पे वहाँ पे डूगो नाम का एक बंदा आता है जो कि हाओ के साथ दोस्ती करना चाहता था। हालांकि हाओ उसे कह देता है कि मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है और मुझसे दूरी बनाए रखो। लेकिन उसी टाइम पे हाओ की नजर सौमो के ऊपर पड़ती है जिसे बंदी बना के कहीं ले जाया जा रहा था। अब इस साले को ये नहीं पता है कि ये अब तक कहाँ पे थी। और अभी तुम ये सोचो कि जुआन और लीजो के साथ क्या हुआ होगा, जीमो की छोटी बहन, क्योंकि इस भड़वे ने दोबारा उन्हें चेक तो किया नहीं और ऑथर भड़वा हमें ये भी नहीं बताता कि ये यहाँ पे पहुंची कैसे। इसके बाद हाओ उसके पीछे जाने लगता है उसे बचाने के लिए, लेकिन डूगो उसे रोक लेता है ये कहते हुए कि तुम्हें उसको अभी नहीं बचाना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, लेकिन तुम उसके आगे दो लोगों को देख ही रहे होगे जिन लोगों को तुमने अभी सबक सिखाया है, बाइसेंग सेंग इफेक्ट के लोगों को। उस आदमी का नाम है कैंग लैंग और उस औरत का नाम है लुइंग। और बाइसेंग सेक्ट का लेना देना हेवनली पॉइजन सेक्ट के साथ है, कोने में कोपचे में। अगर तुम उनके पर पब्लिक में अटैक करते हो सौमो को बचाने के लिए, तो फिर तुम्हें शायद से इन दोनों फैमिलीज के साथ निपटना पड़ेगा जिससे काफी ज्यादा बवाल होगा। लेकिन हाओ को फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तो डूगो उसे कहता है कि जल्दबाजी ना करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उसे बचा भी लोगे और तुम्हें किसी मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हाओ उसे पूछता है कि कैसे, तो डूगो उसे कहता है कि बस हो जाएगा, लेकिन इस काम के बाद तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं, इसने सौमो को यहाँ पे बुलाया था और वो सौमो को कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि उसी टाइम पे कैंगलैंड उसे रोक देता है और उससे कहता है कि पहले वो लिखा में ला के दो, जिसके बाद इसे लेके जाना। तो फिर वो बुड्ढा वहाँ से तुरंत खिसक लेता है। यूलिंग आगे से कहती है कि पता नहीं हमारा सेक्ट इन बुड्ढों के साथ काम ही क्यों करता है, तो कैंगलैंड उसे कह देता है कि हमें बेनिफिट्स मिलते हैं बस। इसके बाद वो दोनों वहाँ से कमरे के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो फिर डोगो वहाँ पे पहले ही बैठा हुआ था। तो कैंगलैंड उसके ऊपर सीधा अटैक ही कर देता है और उसे कह देता है कि तुम्हारा जैसा सीमलेस बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, जबकि जूनियर असिस्टेंट ने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है। तो डोगो उसे कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ पर्सनल मैटर की वजह से नहीं आया हूँ, मैं तुमसे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ सिल्वर सी डेजर्ट के रियून्स के बारे में। वहीं पे हम लोग हाओ को देखते हैं जो कि सौमो को उठाने के लिए जाता है। तो सौमो आगे से रोने धोने लगती है, बहन ये तुझे छोड़ के भाग गया था, रो क्यों रही है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वो पहले वाला बुढ़ा आ जाता है जो कि हाओ से कहता है कि मैं इसे चेक करने के लिए आया, ये सोच के कहीं भाग तो नहीं गया, ऐसा लगता है सही टाइम पे आ गया हूँ। वैसे ये होली मार्शल रियन की 5th स्टेज पे है। हाओ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक भी पाओगे, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है तो ये बुढ़ा दूर खिसक जाता है। लेकिन वो बुढ़ा हाओ से कहता है कि सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास ताकत होगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, मेरा फॉय पॉइजन मियासमा तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है, बहुत जल्द ही तुम मारे जाओगे। लेकिन हाओ आगे से सानहुआ का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को बाहर निकाल लेता है। इसको देख के ये बुढ़ा काफी ज्यादा हैरान होता है कि पॉइजन तो लंग के अंदर जा चुका था, ये बाहर कैसे निकाल आया। लेकिन हाओ उसे बाहर निकाल के डिस्ट्रॉय भी कर देता है और उससे कह देता है कि तुम्हारा ट्रम्प कार्ड तो गया, अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो बुढ़े को मुंह से पकड़ता है और उसे उठा के ऊपर फेंक देता है और ऊपर से उसके ऊपर पंचेस मारते हुए उसे घायल करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे वो बुढ़ा दोबारा अपने पॉइजन को रिलीज करता है, लेकिन इसका असर कुछ भी नहीं होता और वो टप्प से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हाओ उसके मुंह के ऊपर एक लात मारता है जिससे वो सीधा दीवार में टकराता है और वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। और हाओ उसे कहता है कि चिंता ना करो, तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, मैंने तुमसे कुछ ले लिया है। अब इसके बाद हम लोग डूगो को देखते हैं जहाँ पे लुइंग उसे कहती है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, तुम फिर से मुझे फंसा रहे हो। वहीं पे डूगो को जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया होगा तो वो आगे से उन दोनों को मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे बस बकवास करने आया था, सिर्फ टाइम निकालने के लिए। तो फिर कैंगलैंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डूगो वहाँ से सट्ट से गायब हो जाता है। तो फिर ये दोनों जल्दी से सौमो को जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन तब तक हाओ वहाँ से सौमो को बचा के वापस आ गया था। हाओ से कहता है कि चिंता ना करो, उसने भी कुछ तैयारियां की हैं, उस बुड्ढे को उस ब्लेम से कोई भी बचा नहीं सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब उस बुड्ढे को होश आता है तो वो वहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसी टाइम में वहाँ पे कैंगलैंड आता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें उस लिटिल विच को यहाँ से चुरा के लेके गए हो, मेरे जितने फेलो डिसाइपल थे उन सभी के ऊपर पॉइजन से अटैक हुआ है और वो सभी मारे गए हैं। इसके बाद वो बुड्ढे के ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है, बेचारे को सफाई देने का भी मौका नहीं मिलता। अब इसके बाद हाओ इसे यहाँ पे ले आता है और उसकी बॉडी से इंजरीज को हील करने लगता है। वहीं पे डोगो हाओ को साइड में लेके जाते हुए कहता है कि मैं इसका ख्याल रखने के लिए किसी को बुला लेता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। क्यों भरोसा कर रहे हो भाई उसके ऊपर, सिर्फ 2 घंटे ही पहले मुलाकात हुई है भाई उससे। अब इसके बाद हाओ डोगो से कहता है कि किस बिजनेस के बारे में तुम बात करना चाहते थे, लेकिन डोगो उसे कहता है कि बिजनेस की बातें घर पे होंगी, अभी के लिए मैं तुमको कुछ तड़कता भड़कता दिखाता हूँ। अब इसके बाद हाओ उसे एक अलग से ही बार के अंदर लेके जाता है जहाँ पे सभी लोग आराम से बैठे हुए लड़कियों को चूज कर रहे थे मजे करने के लिए। वहीं पे हाओ के पास एक लड़की आती है जो कि हाओ से कहती है कि तुम्हें मिस्ट्रेस ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। तो फिर आगे से सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि साला हम लोग यहाँ पे घंटों तक इंतजार कर रहे हैं और ये आया अंदर चला जाएगा। वहीं पे बाइसेंग का वही बंदा था जिसको हाओ ने यहाँ पे आने से पहले पहला था और वो बाकी लोगों से कहता है
कि ये तो वही बंदा है जिसने हमें पहले परेशान किया था। तो सभी लोग आगे से कहने लगते हैं कि ये तो सॉर्ड सेक्ट का एक कचड़ा है कचड़ा, और हाउ को इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए हाउ तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर एक ही लिक मारता है, जिससे वो सभी लोग एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। और हाउ आगे से कहता है कि मेरा वैसे भी यहाँ पे जाने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन मेरी अगर बेइज्जती करोगे तो फिर मैं इसे सहूंगा नहीं। अब उसी टाइम पे वहाँ पे एक और बंदा आ रहा था हाउ को चैलेंज करने के लिए, और वो हाउ से कहता है कि माफी मांग लो, लेकिन हाउ उसके कॉलर को पकड़ता है और उसे उठा के पटक देता है। इसके बाद आगे से कहता है कि और कोई आना चाहेगा, और जब कोई भी आगे नहीं बढ़ता है तो फिर हाउ उस लड़की को फॉलो करते हुए मिस्ट्रेस से मिलने के लिए जाने लगता है। हालांकि हाउ जब अंदर पहुंचता है तो फिर वहाँ पे डोगो पहले से ही था, और डोगो यहाँ पे हाउ को उसकी बड़ी बहन से मिलवाना चाहता था जिसका नाम सी इन था। हाउ उन लोगों से डायरेक्ट मुद्दे की बात करता है और पूछता है कि क्या काम है तुमको मुझसे। तो फिर सीन हाउ से पूछती है कि तुम किस टाइप के ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। हाउ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो सीन आगे से कहती है कि उनको छोड़ के और बाकी लोगों को भी किसी को नहीं पता है कि ट्रेजर कहाँ पे है और क्या है। लेकिन डोगो आगे से बताता है, लेकिन उन्हें ये बात जरूर पता है कि उस ट्रेजर के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अर्थ परफॉर्म्ड स्टोन रखे हुए हैं, जो एक सेक्ट के लिए काफी है कल्टीवेशन करवाने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि हाउ के पास अभी बहुत सारे अर्थ स्टोन पड़े हुए हैं, और हाउ को चिंता हो रही थी कहीं वो स्टोन खत्म ना हो जाए, लेकिन इसके साथ अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोगो उसे आगे और भी कुछ बताने वाला था कि इससे पहले ही वहाँ पे जो कि कैंगलान था, और वो डोगो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम 3 एम्परर्स और विलेन के बचे हुए अंश हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे और वेनम सेट के बीच के कोऑपरेशन को तोड़ने की, और तुमने हमारी टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक भी चुरा ली है। हालांकि डोगो इस बात से साफ इंकार कर देता है। वहीं पे हाउ उन लोगों से पूछता है कि ये 3 एम्परर्स पवेलियन का क्या लेना देना है, तो सीन आगे उससे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। उसी टाइम पे लुविंग उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, ये कहते हुए कि तुम काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाउ उस अटैक को काफी तेजी के साथ डॉज कर देता है, जिसके बाद वो भी अपनी शॉट बाहर निकालता है और लुविंग के ऊपर एक जोरदार स्लैश मार देता है, जिससे वो खिसकते हुए दूर जाके गिरती है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के भाई बहनों से कहता है कि मैं इसे देख लेता हूँ, तुम लोग आराम से बैठो। वहीं पे कैंगलैन को समझ में आ जाता है कि अटैक करने से कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि अरे फॉर्मेशन स्टार्ट करो। तो फिर वो लोग वहाँ पे एक अरे फॉर्मेशन बना लेते हैं और बीच में शॉट रख देते हैं, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है, और कैंगलैन उसी शॉट का इस्तेमाल करते हुए हाउ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हाउ अपनी शॉट के साथ उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उस अटैक की फोर्स की वजह से साउ काफी ज्यादा पीछे खिसक गया था। सीन हाउ को बताती है कि उसकी अकेले की ताकत काफी नहीं है, वो फॉर्मेशन से ताकत को इकट्ठा कर रहा है, संभल के रहना। लेकिन हाउ आगे से ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए कैंगलैन के ऊपर एक ही पंच मारता है और वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हाउ फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ता है और उनके ऊपर भी अटैक मार के उनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद हाउ कैंगलैन के सामने खड़ा हो जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए क्या। लेकिन उसी टाइम पे सीन हाउ से कहती है कि उसे न मारो, मेरे पास इसके लिए अलग से ही प्लान है। इसके बाद वो कैंगलैन के पास जाती है और उसके सीने के अंदर अपनी सुई को घुसा देती है और उसे कह देती है कि तुम्हें पता है कि मेरी सुई तुम्हारे सीने के अंदर घुसी हुई है। कैंगलैन उसे पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, तो सीन उसे कहती है कि तुम हम तीनों को सिल्वर सी डेजर्ट तक लेके चलोगे। वहीं पे हाउ को समझ में आ जाता है कि ये दोनों भाई सीधे नहीं है, बच के रहना पड़ेगा। अगला सीन 5 दिनों के बाद का होता है और हमें बताया जाता है कि 5 मेजर सेक्ट अग्री कर दिए हैं एक साथ ट्रेजर को ढूंढने के लिए सिल्वर सी डेजर्ट के अंदर, और हम उन सभी 5 ट्रेजर सेक्ट्स को देखते हैं जो कि एक साथ इकट्ठा हुए थे ट्रेजर को ढूंढने के लिए। हाउ सीन से कहता है कहीं हम लोगों को इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा इन लोगों के जाने का, लेकिन सीन आगे से बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमने पहले ही यहाँ पे बकरा फंसा लिया है। अब इसके बाद हम लोग कैंगलैन को देखते हैं जो कि एक दरार के अंदर अपनी शॉट को घुसा देता है, तो साइड से एक पिलर बाहर निकलता है और सभी लोग उसी तरफ भागते हुए जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि साला खजाना है वहाँ पे, खजाना है वहाँ पे। तभी उनके रास्ते में एक बंदा आके उनसे कहता है खजाना ढूंढने के लिए शुक्रिया। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये स्काई वेनम सेक्ट का पॉइजन लॉर्ड है। वहीं पे एक एल्डर जो कि चेंगे सेक्ट की तरफ से थे, वो आगे से कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, जिसपे पॉइजन लॉर्ड आगे से बताता है कि मुझे किसी ने खबर दी थी जो कि कैंग था, और बेशक कैंगलैन ने ये खुद से नहीं किया था, सीइन ने ये करवाया था। जिसपे कैंगलैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यह मैटर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन पॉइजन लॉर्ड आगे से कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे सेट को ये कीमत अदा करनी ही थी। वहीं पे वो एल्डर कैंगलैन से कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी जो तुम इन लोगों के साथ काम कर रहे हो। लेकिन उसी टाइम पे पॉइजन लॉर्ड अपने पास से एक चिट्ठी बाहर निकालता है जिसके अंदर ये प्लान था कि कैंगलैन यहाँ पे इन लोगों को मार देगा ट्रेजर मिलने के बाद, क्योंकि उनका शुरुआत से ही प्लान पॉइजन सेक्ट वालों के साथ ट्रेजर को बांटने का नहीं था।
था। बेशक ये काम भी सी इन ने किया था, इसलिए हाउ आगे से कहता है कि एक पत्थर से 2 चिड़िया मार गिराई। वहीं पे एल्डर कैंगलैंड के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम लोग बीस्टों से कम नहीं हो। लेकिन उसी टाइम पे पॉइजन लॉर्ड आगे बढ़ता है, जो कि एल्डर के सीने के अंदर अपना हाथ घुसा के कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लल्ला, हम सबको संभाल ले। अब इसके बाद एल्डर जैसे ही मारा जाता है तो जितने कमजोर लोग होते हैं वो तुरंत वहाँ से खिसकने लगते हैं। और पॉइजन लॉर्ड कैंगलैंड से कहता है कि जब ये सभी लोग तुम्हारे सेक्टर के बारे में खबर फैलाएंगे तब मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे इसे हैंडल करोगे। अब इसके बाद पॉइजन सेक्ट के जितने भी लोग बचे हुए थे वो सभी आगे बढ़ते हैं हाउ और उसकी टुकड़ी को निपटाने के लिए। तो सी इन डोगो से कहते हैं कि जाओ तुम्हारी बारी है। तो डोगो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो पॉइजन लॉर्ड के सभी चेलों को मारते पीटते पॉइजन लॉर्ड के पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हार गए हैं, अब मैं तुमसे स्पेशली बात करना चाहूंगा। वह पॉइजन लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि डोगो ने कितनी आसानी के साथ ही यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स को मार गिराया और उसे समझ में आ जाता है 3 एम्परर्स की पवेलियन पावर काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन पॉइजन लॉर्ड आगे से कहता है कि कोई बात नहीं है और जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं भी यहाँ पे परफॉर्म्ड एक्सट्रीम रियलम पे हूँ। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो यहाँ पे अपनी परफॉर्म्ड एक्सट्रीम रियलम की पावर को यूज ही नहीं कर पा रहा है। और सीन उसे बताती है कि अब बाइसेंग सेक्ट वालों ने तुम्हें बताया नहीं कि यहाँ पे एक अरे फॉर्मेशन है जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे और एक्सट्रीम रियलम की पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है बच्चुआ। अब इससे पॉइजन लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पे हाउ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे सामो का हिसाब किताब बराबर करना है तो मैं इसे निपटूंगा। तो फिर पॉइजन लॉर्ड उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मेरा क्या है उखाड़ लोगे। लेकिन हाउ पलक झपकते ही वहाँ पे गायब हो जाता है और उसके पीछे से स्लैश मारते हुए कहता है कि यही है वो ताकत। जिसके बाद वो दोबारा गायब होता है और पॉइजन लॉर्ड के साइड में आ जाता है। तो पॉइजन लॉर्ड उसके ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि लुका छुपी खेलना बंद करो। लेकिन हाउ उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इस बार मैं मारूंगा। जिसके बाद वो भी अपनी की को रिलीज करते हुए पॉइजन लॉर्ड के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है। तो पॉइजन लॉर्ड लुढ़कते लुढ़कते दूर जाके एक पत्थर से जा टकराता है। अब इसके बाद हाउ पॉइजन लॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो अपने सेक्ट के बारे में बता देता है और साथ ही में पीक के बारे में भी, जिससे डोगो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो वही ब्रांच है जहाँ पे फी फैन है, क्या ये फी फैन का जूनियर है। वह पॉइजन लॉर्ड आगे से कह रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं वहाँ का बाहुबली हूँ। लेकिन हाउ उसके सीने के अंदर शॉट घुसा देता है और उसे कहता है कि बाहुबली हो गए अपने सेक्ट के, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, मर जाओ स्क्रिप्ट के हिसाब से। उसी टाइम पे कैंगलैंड हाउ से पूछता है कि तुम्हारे सेक्ट का लेना देना क्या है। पहले तुम लोग 3 एम्परर पवेलियन के साथ हाथ मिलाते हो, जिसके बाद मेरे सेक्ट के प्लान्स को बर्बाद कर देते हो, तुम्हारा आखिर में मकसद क्या है। हाउ से कहता है लसन कहीं की, इसका मेरे सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस सामो को बचाना है। अब इसके बाद वो लोग लेक की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसके नीचे खजाना था। लेकिन सी इन डोगो को रोक देती है और उसे कह देती है कि कुछ लोगों के अभी भी बुरे इरादे हैं। जिसके बाद वो पॉइजन लॉर्ड की बॉडी उठाती है और उसे नदी के अंदर डाल देती है। तो वो तालाब पॉइजन लॉर्ड की बॉडी को अपने अंदर ही निगल लेता है। बेसिकली ये एक रेत का कुआं था। डोगो उसे कहता है कि ये सभी बवाल क्यों। तो कैंगलैंड उसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें खजाने तक लेके जाऊंगा। तो हाउ उसके ऊपर अटैक करता है तो फिर तुम मर जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। डोगो से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे। तो हाउ उसे कहता है कि मैंने पहले ही पता लगा लिया है और कुछ ही देर में हम उन तीनों को उस केव के अंदर देखते हैं जहाँ पे ट्रेजर था। और डोगो हाउ की तारीफ करता है। लेकिन सीन आगे से कहती है ऐसा लगता है कि हम लोग भटक चुके हैं। लेकिन उसी टाइम पे हाउ वहाँ पे कैन का मैप बाहर निकालता है और उसे पता चल जाता है कि उसे मैप का कैसे यूज करना है। तो वो लोग दोबारा हाउ की तारीफ करते हैं और हाउ उन लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से ट्रेजर ढूंढते हैं। तो इन लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, यानी कि धोखा देने का इरादा है। और कुछ ही देर में वो लोग ट्रेजर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था और आसपास अर्थ स्टोन पड़े हुए थे। वहीं पे सीन हाउ से कहती है क्या तुम्हें हमारी डील याद है। हाउ आगे से बताता है कि मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेजर को 60-40 के अनुपात में बांटेंगे और टेक्निक को शेयर करेंगे। लेकिन सीन हाउ से कहती है कि मैंने इरादा बदल लिया है, मैं तुम्हें सभी स्टोन दे दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर फेवर करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सह पाओगे। जिसके बाद वो वहाँ पे उस पतीले को एक्टिवेट कर देती है जिसके अंदर से लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है। उस पतीले के अंदर से एक फिनिक्स बाहर निकलता है जो कि हाउ की तरफ आगे बढ़ता है और वो हाउ को अपने अंदर भर लेता है और उसके अंदर एनर्जी फोर्स करने लगता है। हाउ की बॉडी फटने वाली थी। उसी टाइम पे डोगो अपनी बहन की बात ना मानते हुए हाउ से कहता है अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करो। हाउ हैरान होता है कि इन्हें ड्रैगन ब्लड लाइन के बारे में पता है, लेकिन वो अभी के लिए ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है। तो वो वहाँ पे फिनिक्स की पावर को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पे एक सील मार्क बनता है और हाउ उससे नीचे जाके गिरता है। डोगो अपनी बहन से कहता है शुरू करो, तो सी इन वहाँ पे शुरू कर देती है। जिसके बाद वो उसके अंदर अपने मैजिक को डालती है। तो हाउ उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और क्या इरादा है तुम्हारा। तो सीन उसे कहती है कि तुम्हें याद होगा कि तुमने हमसे रिमेन्स ऑफ 3 एम्परर पवेलियन के बारे में पूछा था, तो फिर मैं तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया के परे कई सारे शक्तिशाली लोग रहते हैं जो खुद को सेलेस्टियल कहते हैं, जो खुद को आसमानी
रूहानी तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं, इंसानों के ऊपर राज करते हैं एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के साथ। और मेरे एंसेस्टर 3 एम्परर पवेलियन उन्हीं में से किसी एक सेलेस्टियल हुआ करते थे। एशियन टाइम में सेलेस्टियल इंसानी दुनिया को रूल किया करते थे और कई सारे लिविंग बींग्स को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। लेकिन मेरे एंसेस्टर 3 एम्परर ऑफ पवेलियन इसे सह नहीं पाए और उन लोगों ने अपने दिलों को इंसानों की तरफ मोड़ दिया और सेलेस्टियल के साथ फाइट की। और बहुत बड़ा प्राइस पे करने के बाद उन लोगों ने आखिरकार सेलेस्टियल को यहाँ से भगा दिया। लेकिन उन सेलेस्टियल के जाने के बाद इंसानी वॉरियर वहाँ पे आए और उनकी टेक्निक्स को चुरा लिया, हमारे एंसेस्टर्स की बेइज्जती की और उनके कमजोर होने पे उन्हें बहुत ज्यादा मारा। और अब डिसेंडेंट ऑफ 3 एम्परर पवेलियन सेलेस्टियल द्वारा छोड़ दिया गया है और इंसान हमें शिकार समझते हैं और हमारा शिकार करते हैं। और इस घटिया दुनिया के अंदर अब हमें छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ उनसे कहता है कि तुम्हें बदला चाहिए, जिसपे सीन आगे से कहती है कि हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस वर्मिलियन ब्लड लाइन की जरूरत पड़ेगी जो मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये काफी दुख की बात है कि इस पतीले के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कि कोई सिर्फ इनहेरिटेड ब्लड लाइन का बंदा ही इसे एक्टिवेट करता है अपनी जिंदगी की बलिदान दे के। और ये मेरी किस्मत थी कि तुम मेरे पास चले आए। हाउ कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे सिर्फ यूज करने के लिए लाए थे। वह सीन हाउ से कहती है कि तुम्हें बस हमारे साथ कोऑपरेट करना है और अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को डोगो के हवाले कर देनी है, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाउ अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इनहेरिटेड मार्शल आर्ट को छोड़ देता है तो वो दोबारा एक यूजलेस इंसान बन जाएगा, इसीलिए हाउ आगे से साफ मना कर देता है। तो सीन हाउ से कहती है कि तड़पने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारे पास फाइट बैक करने की ताकत ही नहीं है। अब डोगो हाउ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने कोई भी चारा नहीं छोड़ा है। हाउ अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो फिर जीतने का चांस ही नहीं है। उसी टाइम पे फेरी मास्टर हाउ के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे संभालने दो। इसके बाद वो हाउ की बॉडी को कंट्रोल करते हुए डोगो के पंच को अवॉइड करती है और उसका मुंह पकड़ के उसे सीधा जमीन में घुसा देती है, जिससे सीन हैरान होती है कि ये तख्ता कैसे पलट गया। वे फेरी मास्टर हाउ से कहती है कि तुम्हारा डेवलपमेंट ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। इसके बाद वो सीन की तरफ आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए। तो सीन आगे से टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पानी की मदद से फेरी मास्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फेरी मास्टर उसके टेक्निक को पार करते हुए सीन के ऊपर अटैक करती है और हाउ से कहती है कि ध्यान से देखो। जिसके बाद वो शॉट के अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है और सीन के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारती है। सीन अपने मन के अंदर सोचती है कि इसका मोमेंटम तो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, जैसे कि ये कोई अलग ही इंसान हो। तो फेरी मास्टर साइड से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि लड़ाई के टाइम पे सोचना बिल्कुल मना है। जिसके बाद वो सीधा सीन के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारती है और वो भी सीधा जमीन में जाके घुसती है। अब इससे सीन की फटके 4 और मन के अंदर सोचते हैं कि इतनी पावर कहाँ से आ रही है। वह डोगो अपनी बहन से कहता है ऐसा लगता है कि उसे किसी और ने पोजेस कर लिया है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वह फेरी मास्टर हाउ से कहती है कि इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन पावर है वो तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मैं इसे ट्रांसफर करके तुम्हारे लिए इसे ताकत में बदल दे रही हूँ। इसके बाद फेरी मास्टर उस पतीले के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसे चेंज कर देती है और उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और हाउ को भी ये नई ताकत महसूस होती है और हाउ यहाँ पे सेंट मार्शल रियलम की 8th लेवल पे पहुंच जाता है। डोगो आगे से हैरान होकर कहता है कि उसने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इस पावर को एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। फेरी मास्टर आगे से बताती है वर्मिलियन बर्ड फायर को रिप्रेजेंटेट करते हैं, वो भी 5 एलिमेंट थ्योरी के अंदर। मैंने इस वर्मिलियन बर्ड स्टेन को डेवलप करके एक नई टेक्निक में बदल दिया है जिसका नाम होगा फ्लेम बस्ट स्लैश। जिसके बाद हाउ वहाँ पे उस स्लैश का इस्तेमाल भी करता है। अब उस फ्लेम बस्ट स्लैश की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ा धमाका होता है। सीन अपनी शील्ड की मदद से खुद को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद वो ब्लॉक नहीं कर पाती है और खिसकते हुए दूर जाके गिरती है। अब इसके बाद फेरी मास्टर वहाँ से वापस मिरर के अंदर चले जाते हैं आराम करने के लिए। अब हाउ के पास वापस कंट्रोल आ चुका था। हाउ अपने मन के अंदर सोचता है फेरी मास्टर तो कुछ ज्यादा ही रूथलेस है, अब ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी है। अब इसके बाद हाउ वहाँ पे सबसे पहले उन अर्थ स्टोन को अपनी पोटली के अंदर डालता है और साथ ही में पतीले को भी अपने साथ ले चलता है, क्योंकि ये एल्केमी फर्नेस की तरह इस्तेमाल होगा जो कि टॉप ग्रेड का आइटम है। उसी टाइम पे डोगो खड़ा होता है और वो हाउ से कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो। जिसके बाद अगला सीन वोंग पवेलियन का होता है और हम उन दोनों भाई बहनों को जिंदा देखते हैं, पता नहीं क्यों। और ये दोनों हाउ से माफी मांगते हैं, ये कहते हुए कि हमारी गलती थी। अब हाउ इसकी सफाई ये देता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा है क्योंकि डोगो ने सोमो को बचाने में मदद की थी, साले अकेले बचा लेता उन्हें। खैर सीन आगे बढ़ती है ये कहते हुए क्योंकि तुमने काइंडनेस दिखाई है तो फिर मैं रिपे करूंगी। और वो अपने पास से एक एल्केमी टेक्निक देती है जो कि हाउ के लिए काफी ज्यादा काम की रहेगी। तो हाउ उसे
इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों से कहता है कि अगली बार से दिखाई मत देना। जिसके बाद वो तुरंत रास्ता वास्ता तोड़ के वहाँ से निकल लेता है। अब इसके बाद जब हाउ अपने घर पे पहुंचता है तो फिर उसे सुनाई देता है कि वो लोग अभी भी यहाँ पे 6 सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन को लेके बात कर रहे हैं, वो भी स्पॉट के लिए। मास्टर जियांग जैसे ही हाउ को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हो, जल्दी से सीधा कॉम्पिटिशन के अंदर उतरने के लिए रेडी हो जाओ। वहाँ पे फीफेन हाउ को बताता है कि अभी के लिए वहाँ पे सिर्फ 10 ही जगह बची हुई है कॉम्पिटिशन के अंदर, इसलिए तुम्हें जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा और बाकी डिसाइपल्स को चैलेंज करना पड़ेगा। 1v1 चैलेंज होगा, अगर तुम जीत जाते हो तो फिर तुम्हें स्पॉट मिल जाएगा। हाउ आगे से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी है, मैं यूं जाऊंगा और यूं वापस आ जाऊंगा। और 3 दिनों बाद जब वहाँ पे मैच होता है तो हाउ सच में बड़ी इजीली ही वहाँ पे जीत जाता है और स्पॉट को पकड़ लेता है। वहीं पे जब हाउ फीफेन की तरफ देखता है तो फीफेन भी बड़ी आसानी के साथ ही अपने मैचेस को जीत गया था और सभी लोग उन्हें दोनों के बारे में बात कर रहे थे। वहीं पे हाउ अपने मन के अंदर सोचता है कि भाई तो इतने कमाल के हैं तो फिर सभी सेक्टर वाले उन्हें कचड़ा क्यों कहते हैं। उसी टाइम पे हम लोग फेंगजिंग पीक के एक हेल रेडर को देखते हैं जो कि अर्थ लेवल रियलम पे थे और उन्हें काफी ज्यादा जलन हो रही थी कि फीफेन की कल्टीवेशन वापस आ गई है। जिसके बाद वो अपने 2 चेलों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके मिशन को पूरा करके आओ। और इन दोनों को लगता था कि ये आसानी के साथ फीफेन और हाउ को कुचल देंगे। अब इनकी कल्टीवेशन जान के क्या है उखाड़ लोग वैसे भी हारने वाले हैं। अब उनमें से एक बंदा हाउ को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जब अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी की कई सारी शॉट वहाँ पे बना लेता है। वहीं पे हाउ आगे से कहता है कि ये तुम्हारे पिक की स्पेशल टेक्निक है, कुछ खास नहीं है। तो फिर वो बंदा हाउ के ऊपर स्पिरिचुअल शॉट से लगातार अटैक करता है, लेकिन हाउ वहाँ पे फ्लेम बस्ट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल शॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो ड्रैगन ब्लड लाइन की की का फ्यूज करते हुए सामने की तरफ एक की स्लैश मारता है तो वो सीधा उस बंदे से टकराता है और एक झटके के अंदर वो बंदा हारा जाता है। हाउ वहाँ से जाते हुए कहता है कि जाओ और जाके थोड़ा सा और ट्रेन कर लो। सभी लोग आगे से कहते हैं कि उसने फेंगजिंग पीक के एक डिसाइपल को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया, वो भी सिर्फ एक मूव के अंदर। उस बंदे को ऐसा लगता है कि हाउ ने इसकी बेइज्जती कर दी है तो ये हाउ के ऊपर लपट के एक जोरदार अटैक कर देता है। तो हाउ उसकी तरफ पलट के बस एक आंख भर देखता है और हाउ के देखने भर से ही उसकी आंख के अंदर उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर दिखाई देती है, जिससे वो बंदा इतना ज्यादा घबरा जाता है कि डर के मारे पीछे ही गिर जाता है। इससे वो सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि साला हाउलो तो हिला भी नहीं, तो फिर ये बंदा उड़ के दूर कैसे गिर गया। और जब उसका जूनियर ब्रदर उसको चेक करने के लिए जाके देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये तो मारा गया। जिसके बाद वो हाउ की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पे सिर्फ मैच करना था, ना कि किसी को मारना था। हाउ उससे कहता है कि वो तो बस मेरी तरफ अटैक करके एम्बुश कर रहा था, मैंने तो बस उसे देखा यार, वो मर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन वो बंदा इस बात को सीरियसली लेता है और हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। तो सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये अटैक करने वाला है और वो बंदा सच में हाउ के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे फेंगजिंग पीक का एल्डर आगे से कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम हमारे पीक को इस तरीके से शर्मिंदा करोगे। तो फिर वो बंदा वहीं पे रुक जाता है और कहता है मास्टर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। लेकिन मास्टर उससे बस इतना ही कहते हैं कि अभी के लिए वापस चले आओ, समझाने का टाइम नहीं है। वहीं पे हाउ अपने मन के अंदर सोचता है कि बुढ़े ने मेरी ताकत के बारे में पता लगा लिया, वैसे अच्छा मूव था, नहीं तो बेचारे के दोनों प्यारे डिसाइपल आज यहीं पे मारे जाते। अब उसके बाद वहाँ पे बता दिया जाता है कि हाउ ने सक्सेसफुली एक स्पॉट जीत लिया है। इसके बाद हाउ फीफेन से कहता है कि मैं तो चला, आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग उनके घर पे देखते हैं जहाँ पे वो लोग सोने के ऊपर लेटे हुए थे। फीफेन आगे से कहता है कि ये मैंने सट्टा हाउलो के ऊपर लगाया था, साला कोई उसके ऊपर लगा ही नहीं रहा था, इसीलिए माल ज्यादा मिला है। फीफेन हाउ को शुक्रिया कहता है तो हाउ उसे पूछता है क्यों। तो फीफेन उसे बताता है कि उसका सेंग यांग के साथ पुराना रिश्ता था और उसी की वजह से वो क्रिपल हुआ था, उसने अपनी कल्टीवेशन खो दी थी। दरअसल वो दोनों पहले फेंगजिन पीक के डिसाइपल हुआ करते थे और वो दोनों ही बराबर लेवल पे थे। लेकिन फीफेन की कल्टीवेशन अचानक से बढ़ गई और उसने सेंग यान को पीछे छोड़ दिया और क्योंकि एल्डर सेंग यान को सपोर्ट करता था इसलिए उन दोनों ने मिलके फीफेन को फंसा दिया और उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसे सेक्टर से बाहर फेंक दिया। इसीलिए जब उसने हाउ को फेंगजिन पीक को हराते हुए देखा तो फिर उसे काफी ज्यादा खुशी हुई। हाउ आगे से कहता है कि अच्छा वो दोनों एक ही फैमिली के थे, इसीलिए उन लोगों ने आपको धोखा दिया, लेकिन चिंता न करिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उन दोनों को मार दूंगा और आपका बदला लूंगा। अब इसके बाद हम लोग हाउ को एल्केमी करते हुए देखते हैं और जब वो एल्केमी को ट्राई करता है तो वो पहले ट्राई में फेल हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पे 2 चीजों की जरूरत थी, पहली थी आग और दूसरी थी एल्केमिस्ट स्किल। उसके पास एल्केमिस्ट की नॉलेज तो थी बुक के जरिए, लेकिन उसके पास फायर नहीं थी। लेकिन उसे बाद में वर्मिलियन बर्ड के बारे में याद आता है, इसीलिए हाउ जब वहाँ पे वर्मिलियन बर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो आग का भी इंतजाम कर देता है और वो पहले ट्राई में ही सक्सेसफुली एक गोल्डन शार्प पिल को बना लेता है, जो की काफी ज्यादा बड़ी बात थी। और हाउ यहाँ पे सेकंड ग्रेड का एक एल्केमिस्ट था। इसके बाद जब हाउ उस पिल को ट्राई करता है तो सक्सेसफुली वो अपनी
कल्टीवेशन को भी बढ़ा लेता है और ब्रेक थ्रू करके सेंट मार्शल रियलम के 9th लेवल पे आ जाता है। और साथ ही में उसकी ड्रैगन आर्ट भी इम्प्रूव हो गई थी और टेक्निक्स भी। और उसी टाइम पे हाउ को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो हाउ चिल्ला के कहता है, कौन है बदतमीज जो चिल्ला रहा है। बाहर दोबारा लू फैमिली की तरफ से कोई बंदा आया था जो कि हाउ से कहता है कि तुमने मेरी फैमिली टेक्निक को चुराया है और मेरे रिलेटिव्स को हार्म किया है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाउ से कहता है, भौंक क्यों रहे हो, साफ कहो ना। वहीं पे हाउ जब उस बंदे को देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये तो सॉन्गसी का बेटा है लूजियो। वहीं पे लूजियो हाउ को चैलेंज करता है माउंटेन के अंदर फाइट करने के लिए। और सॉन्गसी ने हाउ के पेरेंट्स को हर्ट किया था और हाउ को इसी मौके की तलाश थी, इसीलिए वो तुरंत मान जाता है। इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए माउंटेन पे आ जाते हैं, जहाँ पे पहले उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत के जरिए ही लूजियो को पता चल जाता है कि हाउ और उसकी फैमिली का ट्रेटर हाउलू है। हाउ मन के अंदर सोचता है कि साले को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, मैं कोई भी संदिग्ध यहाँ पे छोड़ ही नहीं सकता हूँ। जिसके बाद वो स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक नॉर्मल सा येलो एक्सट्रीम अटैक करता है। हालांकि लिजुयो आगे से ड्रैगन ब्लड लाइन को इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक लेता है और हाउ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इतना ही दम है। जिसके बाद वो उसके ऊपर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे हाउ उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। हाउ मन के अंदर सोचता है कि साले ने डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। जिसके बाद जीलू आगे से हंसते हुए कहता है कि तुमने अभी तक डिवाइन ड्रैगन पावर को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया, इसके बाद भी पूरी तरीके से उछल रहे हो। इसके बाद वो दोबारा ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए हाउ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हाउ इस बार उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। इसके बाद वो अपनी इंजरीज को भी हील कर लेता है सेनहाई की मदद से और उसे कहता है कि तुम्हें डिवाइन ड्रैगन की पावर के बारे में पता भी नहीं है, तुम तो साला उसके नाम पे कलंक हो। वह भी जियो की अब फटके 4 होने लगी थी क्योंकि उसने पूरी ताकत से हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद वो ब्लॉक कर लिया गया। और उसे कहता है कि साला मैंने तो अभी तक अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया है, तब भी तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो। जिसके बाद वो उसे अपनी असली डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके दिखाता है, तो वहाँ पे एनर्जी का एक ड्रैगन बनता है। जियो हाउ से कहता है कि मैंने इतने सालों से यहाँ पे इस चीज को प्रैक्टिस किया तो बस एक सिंगल क्लॉ ही बना पाया, तुम्हारी डिवाइन पावर इतनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? तो हाउ उसे कहता है क्योंकि मेरी ट्रू डिवाइन ड्रैगन पावर है। इसके बाद वो आगे से उसे चिल्लाते हुए कहता है कि जब तुम एक असली ड्रैगन को देखो तो फिर घुटने टेक देने चाहिए। और इतना कहने के मात्र से ही जियो को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है और वहाँ पे धमाके होने लगते हैं। अब इसके बाद जियो डर में कांपते हुए हाउ से कहता है कि तुम मुझे मारने वाले हो ना, मैं लॉन्गसी का बेटा हूँ, लो फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। हाउ से कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने ही वाला नहीं था, साला तुमने मेरे बारे में पता लगा लिया तो फिर तुम्हें मरना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने पास से वेनम सेक्ट की एक पिल बाहर निकालता है और कहता है कि इसका ब्लेम में भाई उन्हीं के खाते में डालो। जिसके बाद वो जियो के मुंह के अंदर जहर का लड्डू डाल के उसे हमेशा के लिए चुप करा देता है। और अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है। हम लोग केन को हाउ के घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसे भी गोल्डन शार्प पिल के बारे में पता चल जाता है और वो हाउ से पूछता है तुम्हें कहाँ से मिली, तो हाउ उसे बता देता है कि उसने खुद से बनाई है। जिससे केन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने पहली बार में ही ये पिल खुद से बना ली, क्या तुम अल्केमिस्ट भी बन चुके हो? तो हाउ उसे कहता है कि ये बस लक था बचुआ, लक। इसके बाद केन हाउ को एक ऐसी बात बताता है कि उसे एल्डर जिंगयू ने सॉर्ड टोम लेगेसी के लिए रिकमेंड किया है। हाउ से पूछता है कि ये क्या चीज है, तो केन उसे बताता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता है, इस बारे को तो टियानयुन पीक को पहले ही बता दिया गया था। केन उसे बताता है सॉर्ड टोम लेगेसी सेट के एलाइट डिसाइपल्स के लिए खोली जाती है और इस टाइम पता नहीं क्यों ये 6 ग्रैंड कॉम्पिटिशन के लिए खोली जा रही है। और अपने मन के अंदर सोचता है पता नहीं फीफेन और मास्टर ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। अब इसके बाद जब हाउ पीक पे आता है तो फिर वो देखता है कि मास्टर फीफेन के अंदर से उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर हाउ को बताते हैं कि इसने जानबूझ के एक फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया है, जिसका नाम है ग्रेट सन ब्लेजिंग फ्लेम टेक्निक, जिसकी मदद से ये अपनी पावर को रिस्टोर करना चाहता था जो क्रिपल्ड होने के बाद चली गई थी। और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा रिस्की और डेंजरस टेक्निक है, पता नहीं फीफेन इसे क्यों यूज करेगा। मास्टर उसे बताते हैं कि ये बदला लेने के लिए कुछ ज्यादा ही उतारू हो रहा है जो सॉर्ड टॉम्ब लेगेसी के अंदर होने वाला है। लेकिन उसी टाइम पे फीफेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है। मास्टर बताते हैं कि ये पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और टेक्निक इसके ऊपर हावी हो रही है। इसके बाद मास्टर हाउ से कहते हैं कि मैं इसे नीचे दबाता हूँ और तुम टियानयुन ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो इसकी पावर को स्टेबलाइज करने के लिए। फिर जब हाउ फीफेन की पावर को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था तो फिर इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे फेरी मास्टर आती है जो कि हाउ से कहती है कि जो तुमने सिल्वर सी डेजर्ट के अंदर किया था वो दोबारा करो ना, अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करो और उसकी बॉडी से जो पावर लीक हो रही है उसे एब्जॉर्ब कर लो। तुम्हारी इनहेरिटेड मार्शल वीन्स शायद से इस पावर को सप्रेस कर सके और इसको तुम्हारी ताकत में बदल दें। फिर जब हाउ वहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन
फीफन की मदद से पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो वो बड़े आराम से पावर को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। मास्टर उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, लेकिन जब वो हाउ को बड़े आराम से पावर को स्टेबलाइज और एब्जॉर्ब करते हुए देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद फीफन हाउ के पास आता है और उसे उठाता है और उसे कहता है कि मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डाला करो भाई। लेकिन हाउ को तो फीफन की चिंता हो रही थी। फीफन उसे बताता है, ना ही तुमने मेरी जान बचाई बल्कि तुम मेरी मदद भी कर दिए हो मेरी पावर को रिस्टोर करने में। अब मैं तुम्हारा परफाउंड एक्सट्रीम रियलम पे आ चुका हूँ। इसके बाद फीफन हाउ से कहता है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो दिल खोल के मांग लेना, मैं दे दूंगा। हाउ आगे से कहता है कि अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो ये जरूर पूछ लेता है कि साला तुम लोगों ने मुझसे सॉर्ड टॉम लेगेसी के बारे में क्यों नहीं बताया। जिसपे फीफन उसे ये बताता है कि देखो तुम्हें वहाँ पे रिकमेंड एल्डर जिंगयुन के द्वारा किया गया था और वो बुढ़ा इतना ज्यादा तो दयावान है नहीं कि तुम्हें ऐसा ही रिकमेंड कर देगा। पिछली बार जब मैं वहाँ पे गया हुआ था तो फिर मुझे जिंगयुन ने ही रिकमेंड किया था, जहाँ पे उन दोनों ने मिलके मुझे बुरी तरीके से घायल कर दिया था और किपल कर दिया था। तुमने उसके डिसाइपल को मार दिया है और कमाल का टैलेंट दिखाया है, तो वो बेशक तुम्हें भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, लेकिन इस बार मैं सालों से स्कोर बराबर करके आऊंगा। तो हाउ फीफन से कहता है क्यों ना हम लोग एक साथ चलते हैं और एक साथ वहाँ पे उनकी बजा के आते हैं। अब उसी टाइम पे वहाँ पे मास्टर जियांग आते हैं जो कि उन दोनों से कहते हैं हमारा सेक्ट किसी से डरता है क्या, बेफिक्र होके जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। अब अगला सीन डायरेक्ट सीधा टॉम्ब लेगेसी का होता है, जहाँ पे एल्डर उन्हें बताता है कि तुम लोगों के पास 3 अगरबत्ती जितना टाइम है इनहेरिटेंस को समझने का, उससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, जाओ जल्दी से, जो भी करना है जल्दी करो। फीफन हाउ को बताता है कि यहाँ पे जितने सॉर्ड रही हैं उन सभी के पास इनहेरिटेंस है जो कि इंसेक्टर ने छोड़ी है यहाँ पे, और वो सभी 4 एक्सट्रीम रियलम के मास्टर थे। जाओ और जाके किसी भी सॉर्ड के सामने बैठ जाओ और तुम्हें उनकी इनहेरिटेंस मिल जाएगी। हाउ एक सॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह सबसे ज्यादा लेजेंडरी सॉर्ड है। फीफन उसे बताता है कि हाँ ये सच में एक आर्टिफैक्ट है जो कि हमारे जुआन सॉर्ड सेक्ट का है, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोचना भी नहीं, वो काफी ज्यादा हार्ड है। जिन लोगों ने भी उस सॉर्ड से इनहेरिटेंस को पा लिया है उन्हें वन हैंड समझा जाता है, यानी कि बाहुबली। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं इसी में ट्राई करूंगा, अंधा हो जाऊं तब भी। इसके बाद अगला सीन 3 अगरबत्ती के बाद का होता है और हम लोग फीफन को देखते हैं और इसने काफी अच्छे से यहाँ पे एनर्जी और इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था और ये जुआन एक्सट्रीम रियलम पे पहुंच चुका था 6 लेवल पे। अब उसी टाइम पे वहाँ पे सेंग यांग आ जाता है जो कि फीफन से कहता है कि आज तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी है। फीफन उससे कहता है कि अच्छा यहाँ पे मौत का खेला हो रहा है जो तुमने अरेंज किया है। सेंग यांग उससे कहता है कि हाँ, जिसके बाद वो अपने सभी डिसाइपल से कहता है जाओ और जाके इसे पेल दो। तो फिर वहाँ पे कई सारे डिसाइपल जाते हैं जो कि फीफन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फीफन आगे से कहता है कि ये मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे, कुछ नया लाओ। तो फिर सेंग यांग उससे कहता है कि अभी लाता हूँ भाई, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे ग्रैंड गिफ्ट रेडी किया है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक गैंग की फील्ड था। अब इसकी मदद से फीफन यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। सेंग हैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि ये की फील्ड एक फॉर्मेशन से द्वारा बनाया गया है जिसको 6 हुआंग एक्सट्रीम रियलम के वॉरियर्स ने बनाया था। भले ही तुम एक एक्सट्रीम रियलम पे ही क्यों ना हो, तब भी हिल नहीं पाओगे। इसके बाद बाकी सभी डिसाइपल सीधा फीफन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि उसी टाइम में उन सभी की शॉर्ट सी वहाँ से हिलने लगती है। जिसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि उस तरफ देखो, उसने सच में टियान जुआन सॉर्ड इनहेरिटेंस को पा लिया है। और हम लोग हाउ को देखते हैं और इसने सक्सेसफुली टियान जुआन सॉर्ड इनहेरिटेंस को पा लिया था और डायरेक्ट ये हुआंग एक्सट्रीम रियलम पे चला गया था। जिसके बाद वो साइड में देखता है और कहता है कि अच्छा लड़ाई पहले ही शुरू हो गई है, साला लेट हो गया मैं। जिसके बाद हाउ अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम्हारी मेंग फैमिली का कल्याण तो मैं ही करूंगा। इस पे सेंग यांग आगे से कहता है कि अभी अभी सिर्फ हुआंग एक्सट्रीम रियलम पे पहुंचे हो और इतना ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पलक झपकते ही सेंग यांग के बगल से होके गुजर जाता है और उसके डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बस इतना ही दम है क्या, जिससे उन सभी के पैर कांपने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद हिम्मत जुटा के कहते हैं कि तुम हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हाउ उसी पल सीधा सेंग यांग के पास जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। जिसके बाद वो उसके ठुड्डे के ऊपर मारता है तो वो उड़ते हुए ऊपर जाता है और हाउ तुरंत उसके ऊपर पहुंच के उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो वहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए सेंग यांग के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है, जिससे सेंग यांग सीधा जी के जमीन में घुसता है और वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। हाउ आगे से कहता है कि ये सच में इनर सेक्ट का डिसाइपल था, काफी कमजोर था। इसके बाद वो बाकी डिसाइपल से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। वो सभी जान बचाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन हाउ उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इसके लिए देर हो गई है। जिसके बाद वो फ्लेम बस्ट स्लैश से अटैक करता है और उन सभी लोगों को भी वहीं पे ढेर कर देता है। फीफन हाउ से कहता है कि तुमने तो अकेले ही सारा मजा लूट लिया, मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके 1 घंटे के बाद वहाँ पे एल्डर आता है और मन के अंदर सोचता है कि टियानुन पीक के उन 2 लोगों को तो अब तक मेंग फैमिली ने निपटा ही दिया होगा। लेकिन जब वो अंदर झांक के देखता है तो फिर उसे की डिसाइपल की कब्रें चढ़ी हुई थी वहाँ पे। जिसके बाद हाउ और फीफन उसे कहते हैं कि चिंता न करो, तुम्हारे ऊपर यही लेटेंगे। लेकिन एल्डर तो उन लोगों के ऊपर इल्जाम
इल्जाम लगाते हुए कहता है कि टियानयुन पीक के लोगों ने यहाँ पे सॉर्ड टॉम इनहेरिटेंस का फायदा उठा के कई सारे डिसाइपल्स को चोट पहुंचाई है और ये बिल्कुल भी रूल्स के अंदर नहीं आता है। हाउसे कहता है अच्छी टेक्निक थी तख्ता पलटने की, लेकिन काम नहीं आया, ट्राई कुछ न्यू। तो फिर एल्डर वहाँ पे एक चाम को फोड़ देता है जिससे वो सेक्ट मास्टर को यहाँ पे बुला सकता है। तो हाउसे कहता है सेक्ट मास्टर को बुला रहे हो, वो नहीं आने वाला, हमारे पास भी बैकिंग है, अब कुछ और करो। इस पे एल्डर आगे से कहता है कि सेक्ट मास्टर का मुकाबला यहाँ पे कौन कर सकता है, और वो मन के अंदर सोचता है कि कुछ ही देर में यहाँ पे सेक्ट मास्टर आते ही होंगे। वहाँ पे कोई आता तो है, लेकिन ये हमारे मास्टर जियांग थे, जो कि एल्डर को देख के कहता है कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया भाई, देख के खुश नहीं हुए क्या मुझे। एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो मन के अंदर सोचता है मास्टर कहाँ पे गए, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। मास्टर जियांग उससे कहते हैं कि अगर तुम सेक्ट मास्टर की बात कर रहे हो तो वो लंबी छुट्टी पे गया है, आजकल के जितने भी मैटर है अपन सॉल्व करेगा, बतावा का खेलवा यहाँ का। एल्डर आगे से कहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और मास्टर जियांग सीधा सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए गए हुए थे। सेक्ट मास्टर उसे कहता है अंकल जियांग आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं। मास्टर जियांग उसे कहते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा बोर हो रहा था तो सोचा तुम्हारी पोजीशन एक दिन के लिए ले लूं, कल चाहे सेक्ट के अंदर जो कुछ भी हो तबाह हो जाए, लेकिन तब भी वो सभी मामला मैं हैंडल करूंगा, तुम नहीं। सेक्ट मास्टर उसे कहता है कि तुम एल्डर जिंगो से निपटने वाले हो क्या तुम्हें मिंग फैमिली से रिलेशन से चिंता विंता नहीं क्या उसकी तुम्हें। इसमें मास्टर जियांग उसे कहते हैं कि इसकी चिंता तुम ना करो, मैं संभाल लूंगा, अगर तुम मिंग फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर मुझे भाई बिलीव मत करना कि मैं तुम्हारे खिलाफ भी चला गया। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि अच्छे से सोचो कि डील वर्थ इट है या नहीं। सेक्टर मास्टर आगे से घबरा जाता है और कहता है जाओ जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है तुम देखो। एल्डर मास्टर जियांग से कहते हैं कि तुम सच में मेरे खिलाफ जाने वाले हो क्या, तुम्हें मिंग फैमिली से डर नहीं लगता है। मास्टर जियांग उससे कहते हैं कि अगर तुमने मेरे डिसाइपल्स को उंगली ना की होती तो फिर मुझसे तुमसे निपटने में कोई भी दिक्कत ना थी, और ना ही मेरा तुम्हारे साथ भिड़ने का कोई मूड है। इस पे एल्डर वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि इन लोगों ने मेरी मिंग फैमिली के मेंबर को मारा है, मेरी फैमिली की प्लान को बर्बाद किया है, मैं इन्हें मार के इन सभी चीजों की कीमत अदा करूंगा। इसके बाद वो मास्टर जियांग के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर जियांग उससे कहते हैं कि इतनी ही स्किल है, इतना ज्यादा बोलोगे तो इस लायक भी नहीं रहोगे। जिसके बाद वो बड़े आराम से ही उसकी सभी पावर को उसी की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और एल्डर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। मास्टर जियांग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैंने इसकी मेरिडियंस को काफी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है, अब बेचारा ये अपनी ताकत का सिर्फ 30% इस्तेमाल कर पाएगा, अब मैं चला हल्का होने, बाकी तुम लोग देख लो। वह फिफेन हाउ से कहता है कि इसे मुझे संभाले दो, मेरा वैसे भी पुराना रिश्ता है मिंग फैमिली के साथ। हाउ इस चीज के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि आपको मिंग फैमिली की क्या ही डर है, हम दोनों भाई हैं, एक साथ इन सभी चीजों को संभालेंगे। वहीं पे उन दोनों से कहते हैं कि अगर तुम्हारा जय वीरू हो गया हो तो मैं यहीं पे हूँ और मैं अपनी इतनी सी ताकत के साथ ही तुम दोनों को बजा सकता हूँ। इसके बाद वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रहे थे कि उसी टाइम पे हाउ उनके पीछे जाता है और उनके ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि शुरुआत मैं करूंगा। जिसके बाद हाउ एल्डर की पीठ के ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है तो वो उड़ते हुए फीफेन के पास जाते हैं और फीफेन उनकी मुंडी को पकड़ के सीधा जमीन के अंदर घुसा देता है। जिसके बाद वो अपनी शॉट को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। तो फिर एल्डर आगे से कहता है कि माफ कर दे भाई, हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, क्या चाहिए तुम्हें। जिसपे फीफेन शॉट को उठा के कहता है कि अपन को बस एक ही चीज चाहिए और वो है तुहार गर्दन। जिसके बाद वो अपनी शॉट को एल्डर की मुंडी के अंदर घुसा देता है और उनका गेम बजा देता है। हाउ फीफेन से कहता है कांग्रेचुलेशन ब्रदर, आपने अपना बदला ले लिया। तो फिर फीफेन हाउ से कहता है तुम्हारे और मास्टर के बिना मैं ये कभी पूरा न कर पाता। तो हाउ से कहता है कोई बात नहीं है, और वो साइड में शॉट को देखते हुए सोचता है कि अब यहाँ पे कोई है नहीं तो सारी जितनी इनहेरिटेंस है मैं लूट लेता हूँ ना, मेरे काम रहेगी, इससे मैं मिरर को भी ठीक कर पाऊंगा। अब इसके बाद मास्टर जियांग इन सभी बवालों को बस इस बात से निपटा देते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने अपने की प्रेशर को रिलीज किया और वो सभी डिसेबल मारे गए। भाई इस कहानी के ऊपर जो झूठ की कोटिंग की गई है ना, वो इतनी सफेद है कि नंगी आंखों से दिख जाए। खैर हम लोग हाउ को देखते हैं जो कि दोबारा मिरर के अंदर आ चुका था और ये टॉम से सभी इनहेरिटेंस को चुराने के बाद यहाँ पे आके बैठ के आराम से मिरर को रिपेयर कर रहा था और आराम से अपने हुआंग एक्सट्रीम रियलम को भी स्टेबलाइज कर रहा था। और साथ ही में इसके पास जो बैटल की आर्ट है उसकी मदद से ये और भी ज्यादा पावरफुल बंदा बन सकता है और मन के अंदर सोचता है बाबू तुम्हारी रिवेंज भी बहुत जल्दी अचीव हुई। अब इसके बाद हम लोग हाउ को देखते हैं जहाँ पे फीफेन डुगो के बारे में बताता है। डुगो वही बंदा है जिसने अपनी बहन के साथ मिलकर हाउ को धोखा दिया था ब्लड लाइन चुराने के लिए। फीफेन उससे कहता है कि तुम उसे जानते हो, तो हाउ से कहता है कि हम बस दुश्मन थे जो दोस्त बन चुके हैं। हाउ फीफेन से पूछता है कि उनके बैकग्राउंड के बारे में क्या है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर अदर सेक्ट्स 3 एम्परर्स पवेलियन को नफरत ही करते हैं। फीफेन आगे से कहता है कि मुझे उनके बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता। डोगोजियान काफी ज्यादा अजीब बंदा है और वाइल्ड टाइप का है, लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा
सिंसियर है, इसलिए तुम्हें उसके पास्ट के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इतना कह ही रहा था कि तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है, जिसके बाद वो झटके में ही बेहोश हो जाता है। मास्टर हाउ को बताते हैं कि ये टेक्निक का ही साइड इफेक्ट है, जिस वजह से इसके ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे लगता है कि बेचारा 1 महीने तक ही जिंदा रहेगा। हाउ आगे से पूछता है कि जड़ी बूटी है या कोई बचाने के लिए। मास्टर हाउ को बताते हैं कि तुमने बस उसकी पावर को कम किया था, ना कि उसे मिटाया था। अगर हमें इसे बचाना है तो फिर हमें एक लेजेंडरी हीलिंग हर्ब चाहिए होगी, जिसका नाम है जुगाओ। मास्टर उसे बताते हैं कि जुगाओ काफी ज्यादा यूनिक होता है एशियंट स्पिरिट मून फायर वैन एरो के लिए, लेकिन मून स्पिरिट क्लैन काफी साल पहले ही यहाँ से जा चुका है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वेस्टर्न रीजन के अंदर कोई सीक्रेट रियलम है जहाँ पे कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं मून क्लैन के, इसीलिए शायद से इसके बचने के चांसेस हैं। लेकिन हाउ ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है हर्ब को लेने लिए, ताकि वो फीफैन को बचा सके। अब अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है और हम लोग हाउ को वेस्टर्न रीजन के अंदर देखते हैं, और ये जगह बहुत ज्यादा फिशियस बीस्टों से भरी हुई थी। एक गलती और तुम पेले गए। और उसी टाइम पे हाउ के ऊपर लाइटनिंग से अटैक होता है। ये लाइटनिंग अटैक कोई ह्यूमन अटैक नहीं था, बेसिकली ये ट्रैप था, और उसे यकीन हो जाता है कि शायद से यहाँ पे मून नाइट क्लैन वाले हो सकते हैं। लेकिन उस लाइटनिंग को डिफेंड करने के बाद हाउ के ऊपर कई सारे भेड़िए एक साथ अटैक कर देते हैं। हालांकि हाउ उन तीनों को तो संभाल लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तीनों अकेले नहीं है, उनके घर वाले भी हाउ के ऊपर अटैक कर देते हैं। हाउ एक एक करके उन सभी झुंडों के साथ फाइट करता है और उन्हें ढेर कर देता है, लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से हाउ काफी ज्यादा थक चुका था और इनकी अभी तक तादाद खत्म नहीं हुई थी। पीछे से और भी ज्यादा आ चुके थे जो हाउ के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हाउ उन्हें भी मार देता है। अब अगले सीन में हम लोग हाउ को देखते हैं, जिसने इनकी बीस्ट क्रिस्टल को निकाल के हार्वेस्ट कर लिया था। अब हाउ वहाँ से जाके मून स्पिरिट क्लैन को ढूंढ ही रहा था कि उसी टाइम पे उसे साइड से 2 लोग दिखाई देते हैं, जो कि एक बंदा था और वो एक लड़की का पीछा कर रहा था, जिसके सींगे थे, लंगे कान थे, त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, और उसे यकीन हो जाता है कि यही लोग मून स्पिरिट हैं। वहीं पे वो बंदा जैसे ही उस लड़की को पकड़ने वाला था तो हाउ तेजी के साथ जाता है और उसके मुंह के ऊपर 2 लत्ती मार के उसे दूर फेंक देता है। वो बंदा हाउ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेंग फैमिली से किसी चीज को चुराने के लिए। हाउ आगे से कहता है साला तुम्हारी मेंग फैमिली टट्टू की खुजली की तरह है, कभी भी खत्म नहीं होती चाहे जितना खुजा लो। अब इसके बाद वो बंदा हाउ से कहता है कि वो औरत मेरे हवाले कर दो तो फिर मैं इसे जाने दूंगा। हाउ उससे कहता है कि मैं तो न दे रहा। ऐसा लगता है कि हम दोनों बचपन से ही पैदा होते ही दुश्मन है। साला मैंने संग्यांग को मारा, अब तुम्हारी बारी है। वो बंदा जैसे ही सुनता है कि हाउ ने संग्यांग को मारा है तो वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। हालांकि हाउ उसे धर दबोचता है और उसे भी पील देता है। अब इसके बाद हाउ उस मून स्पिरिट के साथ बात करने की कोशिश करता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। हाउ ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक एक्शन जो ले लिए हैं, तो फिर वो आगे से काफी ज्यादा प्यार से पेश आता है और उसे कहता है कि उसे बस एक हल्की सी मदद चाहिए। हाउ आगे से उसे बता देता है कि उसे जो फ्रूट की जरूरत है उसकी भाई की जान बचाने के लिए, और हाउ जो फ्रूट के बदले में अपनी जान देने को भी राजी है। वो लड़की हाउ को बताती है जो फ्रूट कोई हलवा नहीं है, मून स्पिरिट क्लैन के लिए वो काफी ज्यादा जरूरी है और लीडर के पास ही वो होता है, लेकिन मदद के एहसान को चुकाने के लिए वो उसको लीडर से मिलवा देगी। अब उसे फ्रूट मिलता है या नहीं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसके बाद वो लड़की अपने वादे को पूरा करती है और हाउ को लीडर से मिलवा देती है। वैसे इसका नाम सावर है। लीडर हाउ को ग्रेटिट्यूड के तौर पे और सावर की जान बचाने के लिए अपने कई सारे एल्जियर देता है, लेकिन जो फ्रूट नहीं। हाउ आगे से जो फ्रूट की डिमांड करता है तो लीडर उसे साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे एहसान के बदले में अपने पूरे क्लाइंट की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता हूँ। अगर एक बार बाहरी दुनिया को जू फ्रूट के बारे में पता चल जाता है तो फिर उनके क्लैन को कई सारी फोर्सेस घेर लेंगी और उनकी जान खतरे में आ जाएगी। हाउ आगे से वादा भी करता है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगा, लेकिन लीडर आगे से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे हेवनली पॉइजन सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स आ जाते हैं जिन्होंने हाउ का ही पीछा किया था, और वो हाउ से कहते हैं कि तुम्हें इसका क्रेडिट जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। इस पे लीडर को लगता है कि हाउ सच में एक गद्दार है और उसने जानबूझ के यहाँ पे सावर को बचाया था। वहीं पे हाउ इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है। तो जब लीडर हाउ की पावर्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हाउ वहाँ पे डिवाइन ड्रैगन की स्पिरिट को रिलीज करता है और उसकी स्पिरिट इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इन सभी डिसाइपल्स के कान फट जाते हैं और ये एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं। अब उसी टाइम पे लीडर आगे बढ़ता है जो कि हाउ के सीधा पैर ही पड़ जाता है और उससे कहता है कि 2000 साल हो चुके हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं डिवाइन ड्रैगन के डिसेंडेंट को अपनी जिंदगी के अंदर देख भी पाऊंगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हाउ से कहता है बुढ़े तेरे को मुझसे क्या चाहिए और तुझे कैसे पता कि मैं डिवाइन ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ। अब इसके बाद एल्डर और लीडर की यहाँ पे बातें सुनो। वो आगे से कहते हैं कि अब हमारे पास प्रोटेक्शन है, अब हमें और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। बुड्ढू जी आप इस लड़की की शक्ल देखिए, ये साला खुद को प्रोटेक्ट कर नहीं सकता है, ये आपके क्लैन को क्या खाक प्रोटेक्ट करेगा। खैर वैसे डूबते को तिनके का सहारा। अब इसके बाद हम लोग मून स्पिरिट क्लैन के सेटलमेंट को देखते हैं और ये बेचारे छुप के अंदर रह रहे हैं किसी डोमेन के अंदर। इसके बाद लीडर हाउ को बताता है कि साला हम यहाँ पे हजारों सालों से इसी तरीके से छुप के रह रहे हैं और
पूछता है क्यों, तो लीडर उसे बताते हैं क्योंकि हमारे मून स्पिरिट क्लैन के पास पैदा होने से ही कल्टीवेट करने की एबिलिटी नहीं है। उनके क्लैन के पास बस यही टैलेंट है कि वो लोग ट्रेजर्स को बना सकते हैं और मेडिसिन को रिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए कई सारी फोर्स इन्हें शुरुआत से ही टारगेट करती आ रही हैं और ह्यूमन मार्शल आर्ट्स इन्हें हमेशा मारते रहते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने घुटने हाओ के सामने टेक देते हैं और उससे कहते हैं कि हम पे दया करो, हमें प्रोटेक्शन दो अपनी। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, इस लौंडे की शकल देखो, तुम्हें किस एंगल से लगता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता है। हाँ, उन लोगों से भी कहता है कि साला मेरे अंदर ताकत भी है तुम्हें प्रोटेक्शन देने की। लेकिन लीडर आगे से कहता है कि नहीं यार, तुम डिवाइन डिसेंडेंट हो और 10,000 साल पहले हमारे पास एक वेसल भी हुआ करता था डिवाइन ड्रैगन का। हाँ, उससे कहता है वेसल, तो फिर लीडर उसे बताते हैं 10,000 साल पहले उनके पास एक वेसल हुआ करता था, इसीलिए उनके पास डिवाइन ड्रैगन की प्रोटेक्शन थी और तब उनका मून स्पिरिट क्लैन काफी ज्यादा आराम से और शांति से जिया करता था। लेकिन बाद में डिवाइन ड्रैगन किसी दुविधा में फंस गए और चल बसे और इस दुनिया से गायब हो गए। और जैसे ही इनके क्लैन के ऊपर से डिवाइन ड्रैगन का हाथ हटा, वैसे ही इनके लगने शुरू हो गए और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अब इससे हाओ को समझ में आ जाता है कि इतना बड़ा कनेक्शन होने की वजह से ही लीडर उसके सामने घुटने टेक दिए थे। अब इसके बाद ही लीडर हाओ से कहते हैं कि पहले तुम हमारे क्लैन के खजाने देख लो, उसके बाद एक्सेप्ट करोगे या नहीं ये बाद में सोचना। अब इसके बाद लीडर हाउ से कहता है कि यही वो सब खजाने और मेडिसिन हैं जो हमारे क्लैन ने इन हजारों सालों में क्राफ्ट किए हैं। ये बवाल तो नहीं है, लेकिन इतने काफी हैं कि इस दुनिया के जितने भी सेक्ट हैं साले जिंदगी भर इस पे पल सकते हैं, लेकिन ये खजाना खत्म नहीं होगा। अब हाउ जैसे ही उस खजाने को देखता है तो उसके मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं, वल्लाह हबीबी, ये तो खजाने की खदान होती। क्योंकि भाई अंदर एक गुफा के अंदर पूरी गुफा सोने चांदी से भरी हुई थी, साला उसके ऊपर पुल बनाना पड़ा था। लीडर हाउ से कहता है कि ये सभी खजाने ड्रैगन लाइनेज से ही यहाँ पे पड़े हुए हैं और इनको कल्टीवेट करके हाउ अपनी स्ट्रेंथ को काफी जल्दी बढ़ा सकता है। इसीलिए अगर हाउ उनको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी ताकत तो साथ में बढ़ा ही पाएगा, बल्कि वो लोग हाउ की सबसे ज्यादा लॉयल फोर्स भी बन जाएंगे। हाउ आगे से काफी ज्यादा हिचक रहा था तो फिर फेरी मास्टर उससे कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराहट क्यों हो रही है, ये तो साला चलता फिरता खजाना है, अली बाबा की गुफा है साली। बाकी फोर्सों तो एक दूसरे की जान ले लेंगी इस मौके के लिए, तुम्हें इतनी ज्यादा हिचकिचाहट क्यों हो रही है। तो हाउ आगे से कहता है कि यहाँ पे जिम्मेदारी की बात है, अगर मैं इन्हें एक्सेप्ट करता हूँ तो फिर मेरे पास ताकत भी तो होनी चाहिए इनकी रक्षा करने के लिए। आई लाइक दिस लाइन। तो फेरी मास्टर उससे कहती है कि साला मैं तुम्हारे पास हूँ तो फिर तुम्हें किस बात का डर है, एक्सेप्ट करो। तो फिर हाउ फेरी मास्टर के कहने पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उनके लिए प्रोटेक्शन बन जाता है। अब इसके अगले दिन हम लोग लू फैमिली की मेन ब्रांच को देखते हैं और ये भी वहाँ पे मून स्पिरिट क्लैन को सूंघते हुए आए थे। हालांकि जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो फिर इन्हें मून क्लैन के स्पिरिचुअल अरे फॉर्मेशन से भिड़ना पड़ता है जो कि एक थंडर फील्ड था। अब ये लोग जैसे ही सीधा फॉर्मेशन के अंदर कदम रखते हैं तैसे ही इनको एक तगड़ा झटका लगता है और इनका राम राम सत्य हो जाता है। और ये सभी करिश्मा हाउ ने किया था, उसने यहाँ की स्पिरिचुअल पावर को अपनी खुद की स्पिरिचुअल पावर के साथ फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा दिया था, इसीलिए वहाँ की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। हाउ मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा लिया है, अब वो थर्ड लेवल का एक अल्केमिस्ट बन चुका है जो कि मून स्पिरिट क्लैन की वजह से हुआ है। अब इसके बाद हाउ मून स्पिरिट क्लैन से कहता है कि उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो उन सभी को प्रोटेक्शन दे सके, इसीलिए उन लोगों को अभी के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन जब वो एक महान शक्तिशाली कल्टीवेटर बन जाएगा तब वो उन लोगों को इस जगह से बाहर निकालेगा और एक सेफ जगह पे ले जाएगा। इस पर ये लोग भी आगे से कहते हैं कि इन्हें भी इसी दिन का इंतजार रहेगा। अब इसके बाद हम लोग केन को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था और ये अपने दोस्त को बताता है कि ये हाउलू का जिगरी दोस्त है, बेसिकली ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हालांकि केन के दोस्त को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता है तो फिर केन उसे वो पिल दिखाता है जो हाउ ने केन को दी थी रिफाइन करने के बाद में। तो उसका दोस्त ये देख के और भी ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि हाउ एक अल्केमिस्ट भी है, जिसपे केन आगे से कहता है कि हाँ है और वो जब भी कोई नई पिल रिफाइन करता है तो एक मुझे जरूर देता है। तो फिर ये आगे से केन से कहता है कि मेरा भी उससे टाका भिड़वा दो, मेरे को भी फ्री के गिफ्ट चाहिए। जिसपे केन उससे कहता है कि डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, यानी कि तुम पे निर्भर करता है। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि केन को यंग मास्टर कहते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा और ये सभी सेंट मार्शल रियलम पे हैं जो कि पीक स्टेज पे हैं। केन लोगों से कहता है कि ऐसा गेटअप करके आओगे तो ऐसा लगेगा किडनैप कर रहे हो, ओमनी कहाँ है तुम्हारी, वैसे कौन सी फैमिली मेंबर है जो मुझे मारना चाहते हैं। इसपे वो बंदा आगे से कहता है कि हमें हुगो फैमिली ने नहीं भेजा है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम्हें हमारे साथ ही आना है। उसी टाइम पे एक बंदा एक झटके से केन के ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि हमें उसे पकड़ना ही तो है। हालांकि उसी टाइम पे हाउ ऊपर से आता है जो एक पंच में ही उसे ढेर कर देता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हाउ केन से पूछता है ठीक तो हो भाई। इसके बाद वो सेंट रियलम के बंदों से पूछता है कि इसे काहे उठा के लेके जा रहे हो, वैसे ओमनी कहाँ है तुम्हारी, मुझे चलानी है। वो बंदा हाउ से कहता है कि मेनू पता है कि तुम ताकतवर होगा, लेकिन हम तुम्हें सलाह देते हैं कि लू लैंड एशियन किंगडम के मामलों में ना ही पढ़ो तो बेहतर रहेगा। अब उन लोगों से कहता है कि साला तुम लोग बैकग्राउंड का
का ऐसा ड्रामा लेके आते हो जैसे कि इंडियन फैमिली हो कि उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया था ऐसा कहोगे। जिसके बाद हाउ उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। वहीं पे केन को याद आता है कि इस फैमिली का नाम सुना सुना सा लग रहा है। जिसके बाद वो हाउ को रोकने को बढ़ता है, लेकिन तब तक हाउ ने उन सभी की हड्डियां तोड़ दी थी। बेचारे नीचे पड़े हुए थे। वहीं पे केन का दोस्त भी ये देख के हैरान हो जाता है कि हाउ ने एक झटके के अंदर ही इतने सभी एक्सपर्ट्स को निपटा दिया। अब इसके बाद केन हाउ को बताता है कि ये मुझे उठाने के लिए नहीं आए थे, वो ओमनी से यहाँ पे 6 मेजर सेट ग्रैंड कॉम्पिटिशन देखने के लिए आए थे, उन्हें इन्वाइट किया गया था। हाउ आगे से कहता है कि ओमनी लेके आएंगे तो फिर शक तो होगा ही ना, वैसे भी कपड़े अजीब पहन रखे थे। केन आगे से कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था कि गू फैमिली ने मुझे किडनैप करने के लिए भेजा है। हाउ केन से पूछता है कि साला तो कंपटीशन अभी 1 साल बाद है, तो फिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। इस पे केन आगे से बताता है कि बाकी 5 सेक्ट ने यहाँ पे शेड्यूल को चेंज कर दिया है, उन्हें जुआन जियान सेक्ट को बाईपास कर दिया, जिसके बाद बाकी फोर्स के साथ मिलकर टाइम वाइम को चेंज कर दिया है। हाउ को समझ में आ जाता है कि ये ग्रैंड कंपटीशन कोई कंपटीशन नहीं है, साला माया जाल है। आस्तीन के सांप होंगे वहाँ पे जो डस लेंगे। केन उसे ये भी बताता है कि कई सारी पावरफुल फैमिलीज को भी वहाँ पे बुलाया गया है कम्पीट करने के लिए, और लू फैमिली भी वहाँ पे आने वाली है। हाउ मन के अंदर सोचता है कि अगर लू फैमिली वहाँ पे आ रही है तो फिर सॉन्ग से भी आएगा, और तब हाउ के पास मौका आ जाएगा उससे पुराना हिसाब किताब बराबर करने के लिए और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड होती है। तो मैं पहले बता दूं कि मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाले हैं और मेरी फटके 4 हो रखी है क्योंकि मुझे घंटा कुछ नहीं आता। साले सपने भी आते हैं तो बैग लगने के आते हैं, इसलिए वीडियो लेट आ सकते हैं। 2 दिन में एक वीडियो या फिर 3 दिन में एक वीडियो। तुम समझो भाई, मैं पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे अंदर पढ़ाई करने का कीड़ा काट रहा है, बल्कि इसलिए अगर गलती से भी बैग लग गई तो फिर 2000 रुपए देने पड़ेंगे दोबारा पेपर देने के लिए, और बेइज्जती अलग। तो भाई पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझो। और वैसे भी मुझे ब्रेक चाहिए था कुछ टाइम के लिए, इसीलिए तुम भी पढ़ाई लिखाई करो, एग्जाम की तैयारियां करो, जिसके बोर्ड आने वाले हैं या फिर जिसकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाले हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा।